ऑलमोस्ट घर में देख लीजिएगा कि जब फादर रिटायर कर जाते हैं ना, दे बिकम अ प्रॉब्लम टू द हाउस. आज क्या आप हमें अपनी नेटवर्थ बता सकते हैं? तो आई विल बी क्लोज टू 10 करोड़ प्लस. मेरे खुद का पैसा, मेरे पेरेंट्स का पैसा, आजू बाजू वाले इकोसिस्टम का पैसा, ऑफ कोर्स विद गुड इंटेंट. 2014 में वी गॉट बैंकरप्ट. एब्सोल्युटली क्लियर इन माय लाइफ कि इक्विटी के बगैर आप वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं सकते लाइफ में. वो जमाना गया प्रोबेबली जहां पर लोग लैंड लेकर या रियल एस्टेट लेकर वेल्थ क्रिएट कर सकते थे. So gold and real estate, the house in which you stay, in my opinion, is emergency plan. But it's a dead investment. It's not an investment. ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने 50,000 रुपए किसी एक स्टॉक में डाले और वो 10 करोड़ हो गए. नहीं होने. आपको लगता है कि फायर अचीव करना किसी कॉमन इंसान के लिए पॉसिबल है, नॉट जस्ट द इन्फ्लुएंसर्स ऑन द इंटरनेट बट अ नॉर्मल पर्सन? मुश्किल. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द नेटवर्थ शो के एक नए एपिसोड में. मेरा नाम है शगुन और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर कीर्तन शाह, हु इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ क्रेडेंस वेल्थ एंड एफपीए एड्यूटेक. अब अगर आप हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, यू नो कि दिस इज नॉट हाउ वी डू इंट्रोडक्शंस, बट इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के बाद आई रियलाइज दैट दिस इज अ गोल्ड माइन ऑफ नॉलेज, जहां हम ये सीखेंगे कि पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं, क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही है या नहीं, रियल एस्टेट आपके लिए सही है या नहीं, एंड हाउ डू यू गो अबाउट बिल्डिंग योर वेल्थ. अगर आपको ये टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगे, स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट दिस. लेट्स बिगिन. हाय सर, हाउ आर यू? वेरी गुड शगुन, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए. आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आज आई वांट टू गेट अप ऑल इन योर स्टोरी. आई वांट टू नो एवरीथिंग एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू सम इंट्रूसिव क्वेश्चंस, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट इन एडवांस. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस. सो शो का नाम नेटवर्थ शो है, नेटवर्थ के बारे में तो बात होनी पड़ेगी. सो आज क्या आप हमें अपनी नेटवर्थ बता सकते हैं? सो मुझे ऐसा लग रहा है नेटवर्थ मेरे लिए एटलीस्ट इज नॉट, मैंने जो घर खरीद रखा है या जो मेरे पास गाड़ी है, ये मुझे नहीं लगता मेरी नेटवर्थ है. ऑफ कोर्स थियोरेटिकली आप देखोगे तो एसेट माइनस लायबिलिटी नेटवर्थ आता है जिसमें घर आ जाएगा. पर मैं घर, गाड़ी, इन सबको नेटवर्थ या एसेट्स में नहीं गिनता इन जनरली. अगर लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें जो लिक्विड है और मैं उसे कभी भी निकाल सकता हूँ, तो आई विल बी क्लोज टू 10 करोड़ प्लस इन इन्वेस्टेबल एसेट्स. एंड ऑल्सो इसी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. कैन यू टॉक टू अस अबाउट योर एसेट एलोकेशन? कितना पैसा कहाँ लगा रखा है? सो लाइक आई सेड, मैं मेरी जर्नी में 2 चीज तो सीख गया था कि डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं करना है क्योंकि मुझे नहीं आता है, राइट, एंड एफएनओ नहीं करना है, राइट. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में ये दूसरी चीज समझ गया था कि देखिए वेल्थ बनाने का मंत्र बड़ा सिंपल है. करना मुश्किल है, समझना सिंपल है. वेल्थ कैसे बनाओगे? आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, जिस पे रिटर्न आएगा तो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी जी. एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या समझने की जरूरत है? अगर इन 2 कंपोनेंट से वेल्थ क्रिएट हो रही है, पैसा इन्वेस्ट करो, जिस पे रिटर्न बनेगा, वेल्थ क्रिएट होगी. एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन दोनों एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट आपके हाथ में है? पैसा इन्वेस्ट करना या इस पे कितना रिटर्न जनरेट होगा? पैसा इन्वेस्ट करना. मुझे नहीं लगता कि आपको पता भी है कि आज से 20 साल बाद आपके पैसों पे कितना रिटर्न बनेगा. ट्रू, राइट. ये आपके हाथ में है ही नहीं. आपके हाथ में एक ही चीज है 2 एलिमेंट्स में से कि आप कितना ज्यादा पैसा रोक सकते हो, राइट. मैं जो पहले गलती कर रहा था, रिटर्न पे फोकस कर, 126% रिटर्न मिला, डबल डाउन किया, सोचा कि ये तो दुगना हो जाएगा, फिर 4 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा. इट्स नॉट सिंपल. रिटर्न आपके हाथ में है ही नहीं. आपके हाथ में सिर्फ कितना पैसा निवेश कर सकते हो वो है. और ये मैं 2013-14 वाली मिस्टेक से सीख गया था. तो उसके बाद आई हैव डिसाइडेड 2 थिंग्स. मैं जितना ज्यादा पैसा निवेश कर सकता हूं उतना ज्यादा पैसा निवेश करूंगा, और जितना सिंपल रख सकता हूं इन्वेस्टमेंट्स को उतना सिंपल रखूंगा. You will be surprised to know 95% of my investment is plain simple mutual funds. Amazing. Right? मैं कुछ और नहीं करता. So my technique is very simple. Again, coming from a privileged background, क्योंकि थोड़ी पढ़ाई की है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसा बना रहा हूँ, शायद हर किसी के लिए ये एप्लीकेबल ना हो, पर मैं कोशिश करता हूँ 70% of my income gets invested every year. 70% of my income. And I make it a point that I invest that much. Yeah. तो मेरी एक SIP चल रही है हर महीना.
हर क्वार्टर के एंड पे अगर उस एसआईपी के बाद और मेरे खर्चे के बाद भी कुछ पैसा बचा तो वो पैसा भी उन्हीं 4 या 5 म्यूचुअल फंड्स में लग जाएगा जिसमें मेरी एसआईपी चल रही है. Okay. साल के एंड में कुछ पैसा बचा वही उसी फंड्स में लग जाएगा. कोई टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं. क्वार्टर एंड पे पैसा बचा, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, मैं देखता भी नहीं हूं. मैं सिर्फ उसी 4 या 5 फंड्स में वापस पैसा डिप्लॉय कर देता हूं. दैट इज माई सिंपल स्ट्रेटेजी. मैं कुछ और नहीं करता इसके अलावा. बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग डन दिस, आई इन द लास्ट probably 11-12 years have been able to generate close to 19.5% CAGR. 19.5% CAGR. Plain simple mutual funds. My composition is slightly different. मैंने पिछले 20-25 सालों का डेटा देखा हुआ है कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आप कहते हो कि मैं ऐसे इन्वेस्ट करना चाहती हूं कि रिटर्न ज्यादा मिले, रिस्क कम हो. पर ये बोलना बड़ा आसान है, राइट? प्रैक्टिकली कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है. मेरे हिसाब से इसका सिंपल फॉर्मूला स्टैटिस्टिकली अगर आप पिछले 20-25 साल का डेटा देखो वो है कि अगर आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और आप 8-10 साल इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको 33% पैसा लार्ज कैप, 33% पैसा मिड कैप और 33% पैसा स्मॉल कैप में रखना चाहिए. इवन स्प्लिट. Okay. If you are able to do this, at least in my opinion and whatever I have experienced, your return is as good as mid cap. And your risk is slightly higher than large cap. Okay. तो इससे हुआ ये कि आपने लार्ज कैप जितना रिस्क लिया पर आपको रिटर्न मिड कैप जितना निकल रहा है. You know, of course, I want to know about your journey, but then also talk to me about it in terms of money. First job, first income, first investment. How has it been for you? I think मेरी जर्नी इंस्पायरिंग से ज्यादा बहुत लेसन्स वाली है. अगर कोई genuinely इसको उस एंगल से देखना चाहेगा because I've not had a very smooth and easy run, honestly. I don't know if you will relate to it or not because you're pretty young in that sense, पर मैं जब 10th में था और मैंने 10th क्लियर की थी और मुझे 80-82% आए थे, उस जमाने में ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे आपको पता चले या इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था जिससे आपको पता चले कि आपको साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से क्या लेना चाहिए. आपको अच्छे परसेंटेज आए तो आप साइंस में चले जाओगे, आप थोड़े से मीडियम हो तो कॉमर्स में चले जाओगे. एंड आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, पर आपको कम परसेंटेज आए तो सब गरीब लोग आर्ट्स में चले जाते थे. दिस इज सो सरप्राइजिंग एंड सैड टुडे, क्योंकि अब आज हमें ये सब रियलाइज होता है कि वो तरीका कोर्स चुनने का कितना गलत था. राइट? मैंने वो गलती की थी तब, तो मुझे क्योंकि अच्छे परसेंटेज आए थे मैं साइंस में चला गया था. साइंस में भी मैं थोड़ा सा और स्पेशलाइजेशन में चला गया था. तो वो पहला साल था जहाँ पर कंप्यूटर साइंस करके कोर्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दिया जाता था और वो एकदम बेस्ट एंड एलीट ऑफ द क्लास को दिया जाता था. 12th में जहाँ पर किसी भी एक साइंस स्टूडेंट को जनरली 95% के ऊपर PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आना चाहिए था, मुझे ग्रेस मार्क्स से पास किया गया था. और वो भी इसीलिए कि शायद मैं एक ही स्टूडेंट होता मेरे पूरे कॉलेज में जो फेल होने वाला था. इसके इमीडिएटली बाद क्योंकि मेरे सब फ्रेंड्स अच्छा कर रहे थे, उनको सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दी गई थी घर से. कुछ फ्रेंड जो मेरे बहुत क्लोज थे उनको एक फ्रेंड को बाइक मिली थी. सो आई वेंट बैक टू माय डैड एंड सेड मुझे भी कुछ एक बाइक तो बनती है चाहिए अभी. एंड ही सेड समथिंग कि तुमने ऐसा लाइफ में कुछ किया नहीं है कि तुम बाइक डिजर्व करो. एंड दैट हर्ट माय ईगो वेरी बैडली एट दैट टाइम. So I joined a call center fresh out of my 12th standard, वो छुट्टियों के पीरियड में, क्योंकि मुझे बाइक खरीदनी थी. This is not the end of the trouble, this is actually the start of the trouble. While ग्रेस मार्क्स से पास कर दिया, पर थोड़ा सा प्रिविलेज बैकग्राउंड की वजह से मुझे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया. और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में भी 5 में से 4 सब्जेक्ट में मैं फेल हो चुका था. Oh no. फिर ऑफ कोर्स मैंने ग्रेजुएशन BSc मैथ में की. पर मैं जब ग्रेजुएट हो रहा था ना, मैं 3 साल रात को कॉल सेंटर में काम करता था. राइट? ऑफ कोर्स बाइक आ गई, वो सब तो ठीक है, पर क्योंकि मैं एक गुजराती फैमिली से हूँ, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग इज एक्चुअली एवरीडे कॉन्वर्सेशन फॉर अस.
तो माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड देन. मुझे अभी भी याद है 7,000 रुपए की मेरी सैलरी थी, और क्योंकि मुझे घर नहीं चलाना है और उस पैसे का मुझे कुछ करना नहीं है, आई कैन से आई वॉज फोर्स्ड नाउ टू इन्वेस्ट 6,000 आउट ऑफ दैट 7,000 इन द म्यूचुअल फंड देन. तो मेरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज एजुकेशन प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ कि मैं इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत बहुत जल्दी शुरू हो गया जी. पर लाइक लाइफ वुड हैव, इसका फायदा मुझे कुछ हुआ नहीं. एंड आई टेल यू व्हाई. क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने थोड़ा सा फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सडनली मुझे ऐसा लगने लगा कि अब तो मुझे फाइनेंस आता है, राइट. और नाउ आई डोंट नीड समबडी एल्सेज अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है. एंड दिस वाज द फेज बिटवीन 2006, 2007 एंड 2008, राइट, जब लीमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था. तो जो वो 4-5 साल 3 साल जो पैसा सेव करके रखा था, उन सबको म्यूचुअल फंड से निकाला और स्टॉक्स में डाल दिया. एंड आई सो क्लियरली रिमेम्बर, क्योंकि नए थे, आता नहीं है, ऐसा लगता है कि आता है पर आता नहीं था. पीक पे पैसा डाला, मार्केट टूटा, डर के पूरा पैसा निकाल लिया. सो जितनी भी कमाई की थी 3-4 साल में, जिसको इन्वेस्ट किया था, आई थिंक आई लॉस्ट मोर देन 50% ऑफ दैट मनी व्हेन आई विड्रू. सोचा था शायद इससे सीख जाऊंगा, सीखा जरूर. तो मैंने डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग बंद कर दी, राइट. पूरा पैसा मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू फिर इन्वेस्ट करने लगा. तो ऐसे भी मैं 6,000 की SIP तो कर रहा था, पर क्योंकि फाइनेंस सीखने के बाद ऐसा लगा कि मुझे आता है, तो मैंने स्टॉक्स लेना भी शुरू कर दिया था, जो बंद कर दिया. सो 2008-2009 के बाद ये डिसाइड कर लिया कि अभी डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे. पूरा पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट होगा, राइट. इसी दौरान द करियर डिड वेरी वेल. तो मैं एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसमें ट्रेजरी हेड था. तो मैं बैंक का पैसा संभालता था. बट आई वॉज स्टिल वेरी यंग, राइट, फ्रॉम एज मैच्योरिटी स्टैंड पॉइंट. और जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिंग आ गई है और जल्दी अमीर बनना है, ओवरनाइट वेल्थ क्रिएट करनी है, राइट. मैं भी थोड़ा सा उस जोन में चला गया था. तो जो भी 2008 से 2012 तक पैसा जमा किया था, वो 2013 में मैनेज्ड फ्यूचर्स करके एक प्रोडक्ट आता है, उसमें मैंने वो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया. मैनेज्ड फ्यूचर्स क्या होता है? आज तो लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और ट्रेडिंग ये सब पता है. मैनेज्ड फ्यूचर्स उस जमाने में एक ऐसा प्रोडक्ट हुआ करता था, जो आप एक पैसा किसी एक इंडिविजुअल को दोगे, वो आपके बिहाफ पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करेगा. In the first year, that person generated for us 126% return. Wow. एक साल में. अब मैं अगर आपको पूछूं, किसी ने आपको 126% रिटर्न दे दिया पहले साल में, तो आप दूसरे साल क्या करोगे? डबल पैसा दूंगी और लो. मैंने खुद का पैसा, मेरे पेरेंट्स का पैसा, आजू बाजू वाले इकोसिस्टम का पैसा, ऑफ कोर्स विद गुड इंटेंट, कि यार आप लोग सब भी कमाओ, मेरा भला हुआ है, आपका भी होना चाहिए. 2014 में we got bankrupt. When I say we got bankrupt, means we lost every bit of money that we invested. Oh no. Right? तो 2 दिन में I still remember रघुराम राजन जब RBI गवर्नर बने थे, and this individual that I'm talking to you of, we were standing short on Bank Nifty. तो पहले दिन कुछ बैंक निफ्टी, if I'm not wrong, कुछ 1,500-2,000 पॉइंट ऊपर चला गया था, which was some 3-4%. और आप लेवरेज लेके शॉर्ट खड़े हो. उसने ऑल डबल डाउन किया, उसने एवरेज करने के लिए और शॉर्ट्स कर दिया, और दूसरे दिन और 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चला गया. पूरा सेविंग वाइप ऑफ हो गया. सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारे दूसरे लोगों का, जिसका पैसा मैंने अच्छे इंटेंशन से वहां डलवाया था. आई थिंक दैट वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. आई कैन इमेजिन. मेजर टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. तब से ये तो सोच लिया था कि अब डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस नहीं करना है, और एक ही तरीका था अब वापस आने का, was to invest as much money as I could over a period of time. तो 2014-15 से मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट्स में, गलतियां बहुत कम हो चुकी है, और अब फोकस यही है कि रिटर्न आएगा, ओवरनाइट नहीं बनेगा. फोकस करो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में, रिटर्न अपने आप बन जाएगा.
जर्नी दैट आई हैव गॉन थ्रू बहुत गलतियां की है, बट आई एम ग्लैड जब मेरे पास कम पैसे थे तब मैंने गलती की, तो कम पैसा तोड़ा। बट आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि आई थिंक आपने हर बार अपने हाथ जला के ही सीखा है. यू एक्सपीरियंस्ड दैट फेलियर 100%। एंड फिर जब सर पे डंडा पड़ा, आफ्टर दैट यू करेक्टेड योरसेल्फ. बट आई थिंक आई एम हैप्पी कि एक बार डंडा पड़ने से सीखा जरूर। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में लोग डंडा पड़ने के बाद सीखते नहीं है, वो लोग ज्यादा ट्रबल्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अर्ली इन द लाइफ डंडा पड़ा तो पैसा भी कम टूटा और सीख भी जल्दी गया। Yeah, you mentioned that you grew up in a Gujarati family and आपके फैमिली में stocks and markets के बारे में बात होती थी. आपको लगता है कि that experience and being raised by a family like that gave you some learnings about the market जो शायद common families में नहीं है अभी? 100%. I mean, I don't remember कि मेरे फादर ने कभी भी फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे थे, right? Every Indian dad's love is FD, and you're saying that your dad never did it. Of course, he's done his own set of mistakes. Yeah. He's invested a hell lot of money in LIC. Okay. But keeping that aside, the point that I'm trying to make is कि this was almost a daily conversation, right? Of course, I was too young to understand कि चल क्या रहा है. Yeah. पर मेरे डैड मुझे स्लिप्स भर के दे देंगे जो मैं किसी को जाकर देता था, जो मुझे अब पता चला कि वो ब्रोकर था. Yeah. Right? I would go to the bank, चेक डिपॉजिट करने, कैश निकालने. So subconsciously a lot of these things were very normal and came naturally to us, is what I would like to believe. Yeah, I think, but yeah, your story is incredible. Like you said कि lessons ज़्यादा है और inspiration कम है. But बहुत lessons है. But lessons से inspiration ले लेते हैं for now. What was that one moment for your wealth building journey also जहाँ पे आपको realize हुआ कि पैसा सिर्फ कमाना नहीं है, अब यहाँ से seriously wealth create करनी है, पैसा कंपाउंड करवाना है, वेल्थ बनानी है. ऐसे पॉडकास्ट में लोग जनरली मैं जो आंसर देने वाला हूं उस पर फोकस नहीं करते, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ देयर इज वन थिंग जो मुझे एक्चुअली डिस्कस करना है वो है इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस और इन्वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी एट अ प्लेस ऑफ वर्क वेयर यू गेट ESOPs. देखिए मैं बहुत क्लियर हूं, एब्सोल्युटली क्लियर इन माय लाइफ कि इक्विटी के बगैर आप वेल्थ क्रिएट कर ही नहीं सकते लाइफ में. वो जमाना गया प्रोबेबली जहां पर लोग लैंड लेकर या रियल एस्टेट लेकर वेल्थ क्रिएट कर सकते थे. वो मेरे हिसाब से आज इक्विटी है, राइट? मैंने मेरी फर्स्ट कंपनी भी जो चालू की थी ना, वो मेरी लास्ट कंपनी जिसमें मैं ट्रेजरी हेड था उसके ESOPs बेच कर की थी. So my entrepreneurship journey started because I sold my ESOPs of the last company. Yeah, and it was those ESOPs that gave you the wealth. Right? Today also, right? Because we are doing a small fundraise और क्योंकि इसीलिए मेरी कंपनी का वैल्यूएशन निकला है और मुझे पता है कि मेरे स्टेक का वैल्यू कितना है. जी. It is 3 times more than the money that I currently have, right? So मुझे ऐसा लग रहा है कि if you really ask me, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हिसाब से अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप अपने बिजनेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करो कि वो बिजनेस इन्वेस्टेबल बने. कि कल उठकर कोई उसमें पैसा डालेगा तो आपकी जो इक्विटी है उसमें उससे आप जो पैसा बना पाओगे ना वो शायद इन्वेस्टिंग से शायद नहीं बन पाएगा. या आप किसी एक ऐसी कंपनी में काम करो जहां पर ESOPs आपको मिल रहे हैं, उससे जो पैसा बनेगा ना वो शायद एक्टिव इनकम शायद नहीं जनरेट कर पाएगा. क्योंकि आई कैन टेल यू, आप 100 लोगों से मिलिए जो बिजनेस करते हैं, उसमें से 95 लोग कैश फ्लो तो बड़ा अच्छा बना रहे अपने बिजनेस से, पर शायद उनके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो बिजनेस उस नजरिए से बनाते नहीं है. सो इफ योर क्वेश्चन इज वन टर्निंग पॉइंट, राइट, आई थिंक द टर्निंग पॉइंट इज investing time and energy in my own business, making it institutional so that it is investable और मेरे equity की value हो जिससे wealth बने. Now that we're on the subject of ESOPs, I think जब से startup culture India में इतना ज़्यादा flourish करा है, तब से ESOPs की popularity बहुत बढ़ गई है, right? But I think again there's a lot of misunderstanding and I personally know ऐसे लोगों को जिनको उनकी कंपनी ESOPs ऑफर कर रही है,
maybe when they're joining or maybe because they're in a senior position, whatever situation they're in, and they're like कि ESOPs मिलते हैं मैं बेच दूंगा, मुझे नहीं पता आगे मैं यहाँ पे कितने टाइम तक रहूंगा, कंपनी का क्या होगा, तो आते ही बेच दूंगा. What do you think is the right holding time for an ESOP? When do you cash it in? So first is, मैं एक स्टेप पीछे लेता हूँ. मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जब HR से निगोशिएट करते ना, उनको बोलते ESOP नहीं चाहिए भाई, कैश दे दो, इन हैंड बढ़ा दो, ESOP छोड़ दो. बिग मिस्टेक. देखिए कुछ केसेस में सही हो सकता है क्योंकि स्टार्टअप नहीं चला वगैरह वगैरह, पर मैं खुद के एक्सपीरियंस से तो यही कहना चाहूंगा कि बस पैसा बनाना है तो आपको वो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक कंपनी में ज्वाइन, स्टार्टअप्स जाने दीजिए, शायद आप इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे, ठीक है, पर किसी आप एक अगर मैच्योर्ड कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको तो जेन्युइनली पता है कि उस ESOP की मार्केट में वैल्यू है, राइट? और ऐसा नहीं है कि आपके उस कंपनी से निकल जाने के बाद कंपनी में कुछ सिग्निफिकेंटली ऐसा हो जाएगा कि उसका शेयर प्राइस गिर जाएगा और आपके ESOP की वैल्यू गिर जाएगी. तो अगर आप एक एस्टेब्लिश कंपनी में हो तो उस ESOP को आपके रिजाइन करने के बाद भी आप क्यों कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहोगे? मैं तो करना चाहूंगा. आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो तो कि आपने क्यों अपने ESOPs बेच दिए? मैंने बेचे क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था कंपनी चालू करने के लिए. विच इज वाई इट इज सेड इन पर्सनल फाइनेंस. लोग जब पूछते हैं ना कि मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूं, बेचूं कब? आप बेचोगे जब आप आपका गोल रीच करोगे. मैंने बेचा क्योंकि मेरा गोल था कंपनी स्टार्ट करना. आपको जो ESOPs मिले आप कब बेचोगे? जब आपको पता है कि इस पैसे का यूटिलाइजेशन मैं कहां करूंगा. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू जज कि आपको कब बेचना चाहिए, क्योंकि दैट आंसर में बी वेरी डिफरेंट फॉर विच कंपनी यू आर अ पार्ट ऑफ, राइट? तो उसका एक स्पेसिफिक आंसर तो नहीं है, पर मेरे हिसाब से आंसर ये है कि आप बेचिए जब आपको पता है कि आप इस पैसे को यूटिलाइज कैसे करेंगे. अ गुड साइन फॉर मी वुड बी कि मैं अपने ESOPs को या किसी भी इन्वेस्टमेंट को तब बेचूंगी जब मेरे पास उससे एक बेटर अपॉर्चुनिटी है. Absolutely. Not before that. Absolutely. Creators like us, maybe not us specifically, but just like this in creator economy or yeah, industry, I've realized we are selling this dream कि investments can make you rich. कि आप market में पैसा डालो, market is going to make you rich. And while that is true, there is this other aspect of कि उस market में पैसा डालने के लिए आपको पैसा लाना है, और वो source पे कहीं ना कहीं think focus कम हो गया है. कोई नहीं फोकस कर रहा है. Yeah. आप देखिए, आप जो कह रहे हो और मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो कितना सिमिलर है. मैंने भी आपको यही कहा, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा इसलिए मैं ये कह रहा था कि आप बिजनेस पे फोकस कीजिए, पर अगर आप जॉब कर रहे तो आप जॉब पे फोकस कीजिए. क्योंकि अगर आपको वहां से पैसा ही नहीं आ रहा है तो आप वेल्थ नहीं बना पाओगे, राइट? तो ये नंबर्स बड़े अच्छे लगते हैं कि 50,000 रुपए की SIP कर लो, 25 साल बाद 10 करोड़ रुपया हो जाएगा, राइट? पर अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को पूछे कि लाख रुपए की आपकी सैलरी है, क्या 50,000 की SIP कर पाओगे? 90% ऑफ द टाइम्स आंसर विल बी नो. फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम, ओनली देन यू कैन क्रिएट वेल्थ. ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने 50,000 रुपए किसी एक स्टॉक में डाले और वो 10 करोड़ हो गए. नहीं होने वाला है. एक इंटेंट जो होता है वेल्थ क्रिएट करने का, वो आई थिंक सबसे एक कॉमन जो उसका वो होता है ना, मोटिवेशन ये होता है कि जल्दी रिटायर कर दूंगा, जल्दी जल्दी पैसा बनाओ, जल्दी जल्दी रिटायर करो. एंड ऑब्वियसली नाउ देयर इज अ टर्म फॉर इट, इट्स फायर. बहुत फेमस है, बड़ा वायरल है, यू नो, अमंग्स द फिनटेक कम्युनिटी ऑफ द कंट्री राइट नाउ. सो टेल मी अबाउट दिस, कंसिडरिंग दिस इकोनॉमी, इन्फ्लेशन एंड सो मच स्टफ गोइंग ऑन, आपको लगता है कि फायर अचीव करना किसी कॉमन इंसान के लिए पॉसिबल है, नॉट जस्ट द इन्फ्लुएंसर्स ऑन द इंटरनेट बट अ नॉर्मल पर्सन? मुश्किल है. मैं आपको दो चीज बताऊंगा, प्री फायर एंड पोस्ट फायर. ओके, देखिए बाय नंबर्स पॉसिबल है. क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए आपका लाख रुपए की सैलरी है, आप महीने का 30,000 रुपया खर्चा करते हो, तो 6% इन्फ्लेशन से आज से मान लीजिए 15 साल बाद आपकी 30,000 महीने का खर्चा रफली 72,000 रुपीज खर्चा हो जाएगा. ठीक है. पर अगर आप 40,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करते हो तो 40,000 रुपए प्रॉबेबली आज से 15 साल बाद रफली 1.9 करोड़ जैसा कुछ नंबर आ जाएगा. ठीक है. अब ये 1.9 करोड़ में से अगर आपको 72,000 रुपीज अ मंथ निकालना है तो आपको शायद 4.5%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द मैथ, नंबर्स नहीं है पर मोटा मोटा 4.5-5% पैसा कमाना है, जो पॉसिबल है,
राइट? जी। बट द होल क्वेश्चन इज कि 1 लाख रुपए की सैलरी में से सिर्फ 30,000 का खर्चा और 40,000 की इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? मैं खुद ये कहता हूं कि अगर 1 लाख रुपए की सैलरी है तो कोशिश करो 30,000 की EMI हो आपकी मैक्सिमम, 30,000 का आप मैक्सिमम खर्चा करें और 40,000 इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। तो आप 15 सालों में या 180 महीनों में वो फायर नंबर को अचीव कर जाओगे। जी। बट द प्रॉब्लम इज कितने लोग ये कर पाएंगे? प्रैक्टिकली लाख रुपए में से 40,000 सेव करना, 30,000 से ज्यादा की EMI ना होना और 30,000 का खर्चा करना, अगर ये आप कर पाओगे तो आप फायर नंबर अचीव कर पाओगे। नहीं कर पाओगे ये तो फायर नंबर नहीं होगा। 1 सेकेंड, ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते, सो आई थॉट आई विल टेक दिस। आप फायर करने के बाद क्या करोगे? सच में दिस इज अ बिग प्रॉब्लम दैट पीपल डोंट रियलाइज। आई कैन टेल यू, आप किसी भी आप मोस्ट घर में देख लीजिएगा कि जब फादर रिटायर कर जाते हैं ना, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, दे बिकम अ प्रॉब्लम टू द हाउस। इट इज ट्रू। क्योंकि उनको नहीं पता है, वो पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहते थे, अब वो घर पे कुछ करने के लिए नहीं है। तो मम्मी भी चिढ़ जाती है, पापा भी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है अभी फ्री टाइम का करना क्या है। फायर अचीव करना एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आप अचीव करने के बाद क्या करोगे वो भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऑफ कोर्स कम है पर है कॉम्प्लिकेटेड। एब्सोल्युटली। आई थिंक वही, because we are so passionate about empowering people with finances कि no, पैसा कमाओ, fire, retire, we forget this aspect of retirement कि उसके बाद आपके पास अगर कुछ करने के लिए नहीं है then you lose a lot of motivation. Absolutely. And that is the harsh reality. I think लोग नहीं बताते हैं, but good that we're talking about this. Okay, this is like retirement and planning is one part of the story. We were talking about asset class and आपने कहा था कि अमीर होना है तो equity is the way to go. इंडिया में आई थिंक अभी भी बहुत अटैचमेंट है रियल एस्टेट, और तो ग्लोबली भी ऑफ कोर्स हर किसी का अपना एक अलग सेंटिमेंट टुवर्ड्स रियल एस्टेट, बट आई थिंक हमारे यहाँ एंसेस्टर्स बहुत बोलते हैं कि ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन बेचनी नहीं है, एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, कभी कुछ इमरजेंसी हो तो काम आएगी। While it is, I'm sure, great, for managing your risk, I want to know, as an investment avenue, considering again real estate में जो prices हैं and everything, what do you think about this entire category? Is it a good investment option? And also, if yes, then in what situations? Because हर किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। I am not a great fan of real estate investing. Okay. But disclaimer, mathematically मैं आपको ये बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कि रेंट पे रहना क्यों फाइनेंशियली सही है और घर क्यों नहीं खरीदना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैंने खुद घर खरीदा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक घर होना चाहिए रहने के लिए, पर उसके अलावा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इज नॉट वेरी प्रूडेंट इन माय ओपिनियन। आई विल गिव यू अ कपल ऑफ रीजंस व्हाई। राइट, फर्स्ट, आरबीआई का डेटा शेयर कर रहा हूं, मेरा डेटा नहीं है जी। आरबीआई का डेटा ये कह रहा है कि पिछले 10 सालों में रियल एस्टेट ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन 4%। 4%, राइट। अब मान लीजिए इसके ऊपर आप कहते हो कि मैंने घर तो ले लिया पर मैंने उसको रेंट पे दे दिया था। अगर आप गुड़गांव, बैंगलोर और मुंबई ये 3 सिटीज छोड़ दे, या शायद मे बी हैदराबाद भी, राइट, तो इंडिया में एवरेज यील्ड 2 से 3% से ज्यादा नहीं है। यानी 1 करोड़ का घर आपको महीने का 20,000 यानी साल का 2,40,000 के रेंट पे मिलता है जी। ठीक है। अब उसमें आप ये अज्यूम करें कि मेंटेनेंस का खर्चा, ब्रोकर का खर्चा, एम्प्टी डेज, जरूरी नहीं है कि आपका घर ऑक्यूपाइड हो, ये सब निकाल दोगे तो आपको मान लीजिए 1.5-2% रेंट मिला, तो 4% कैपिटल अप्रिसिएशन, 2% रेंट। अब आपको 6% रिटर्न मिला इस एसेट पर। इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए आपने बहुत बड़ा टिकट साइज यहां इन्वेस्ट कर दिया। तो फ्रॉम एन एसेट एलोकेशन स्टैंड पॉइंट, शायद अगर आपने दूसरे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, आई विल नॉट बी सरप्राइज के 50-60-70% आपके पूरे पैसे का सिर्फ रियल एस्टेट है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आ गया जी। लिक्विडिटी नहीं है,
आप सोचोगे मुझे कल ये घर बेचना है तो बिक नहीं जाएगा, 6 महीना लगेगा या 3 महीना लगेगा बिल्कुल। एक्चुअल प्राइस मिलने के लिए। हम्म। अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट इज अ विशियस लूप। इंडिया में किसी को भी टैक्स नहीं भरना, तो होता क्या है कि आपने रियल एस्टेट बेच भी दिया तो वो पैसा वापस रियल एस्टेट में आ जाता है, क्योंकि एक तरीका आपको टैक्स नहीं भरने का ये है कि आपने जो भी बेचा है उसे आप वापस रियल एस्टेट में डाल दो तो टैक्स नहीं लगेगा। तो आप ये रियल एस्टेट के लूप से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। राइट? सो आई एम नॉट अ ग्रेट फैन। हैविंग सेड दिस, आई नो ऑफ पीपल हु हैव मेड टन्स ऑफ मनी इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट यूजिंग लेवरेज। लेवरेज क्या है कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिसमें आपको स्टार्टिंग में 1% भरना है, 5% भरना है। ठीक है, तो आप 1 या 5% भर देते हो और दूसरा स्लैब या तीसरा स्लैब बने उसके पहले आप बेच देते हो, तो आपको रिटर्न तो पूरे 100 रुपए पे मिलता है, जबकि आपने इन्वेस्ट या 1 या 5 ही रुपया किया है। उसके लिए भी आप लोन ले लो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके पास पैसा है, जिसकी क्रेडिट अच्छी है, जिसको लोन मिल सकता है, लेवरेज मिल सकता है, और उसे पता है कि लेवरेज यूज कैसे करना है, वो शायद रियल एस्टेट में बहुत अच्छा काम कर सकता है। पर नॉर्मल इंडिविजुअल जो ये सोचता है मैं बैंक से लोन लेकर रियल एस्टेट खरीदूंगा और वो ग्रो होगा, मुझे लगता है इक्विटी इज अ फार बेटर ऑप्शन। You know, one of the things that I've realized has been happening lately, ये जो easy credit का जो option है ना, it's really scary to me. I'll tell you why. Because I personally know so many people who have fancy cars, incredibly expensive phones, property ले लिया. In fact, Amazon से order आता है, वो भी easy EMI के option पे आता है. Now, my question to you is, of course, you know, things like no cost EMI सुनने बड़े easy लगते हैं. A, how healthy is it to have these habits? And B, ये आपकी wealth creation या long term, you know, wealth building journey पे क्या impact कर सकता है? See, I think the concept, the macro concept is very simple. Okay. What is a macro concept? The macro concept is spend less than you earn. Okay. And invest the remaining amount. Okay. Now, when can this concept go wrong? When you start spending more. Yeah. तो आपकी इनकम 100 है, आपने 40-50 रुपया खर्चा किया, इट्स ओके, आपके पास 50 रुपये, उससे आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, जो भी करना चाहे वो कीजिए। प्रॉब्लम कब होगा? आपकी इनकम 100 है, आप 80, 90, 100, 110, 120 खर्चा कर रहे हो। दैट इज द प्रॉब्लम विथ क्रेडिट दैट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज। राइट? सो 0% कॉस्ट EMI, long tenor EMI, denims on EMI. Yeah. It fuels consumption, which is very good for the economy. पर आपको नहीं अगर पता कि ब्रेक कब लगानी है, तो आप वो 100 रुपए की इनकम में 80, 90, 100 वाले ब्रैकेट में चले जाओगे खर्चे के। एंड आई थिंक आपको रियलाइज नहीं होता कि कब आप वो 80 से 200 पे चले जाओ, पता ही नहीं चलता। नहीं पता चलता। सो नाउ इट्स टाइम फॉर वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। अज्यूम करते हैं कि अब आप कीर्तन नहीं हो, अब आप अमन हो, एंड अमन इज 25 इयर्स ओल्ड एंड उसकी सैलरी है 50 से 60,000 रुपीज के बीच में। नाउ बीइंग अमन बट हैविंग द नॉलेज ऑफ कीर्तन, आप उस पैसे को इन्वेस्ट, स्पेंड या सेव कैसे करते? एंड व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इट, वेयर वुड यू डू इट? इन्वेस्ट करने के पहले और एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है अमन को करने की जरूरत है, या मुझे करने की जरूरत है, वो है इमरजेंसी प्लानिंग। ओके। तो सबसे पहले आप 6, 8, 10 महीने का आपका खर्चा साइड में रखेंगे, किसी एक FD में, सेविंग्स अकाउंट में, लिक्विड म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी। रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है इसका। टू मेक श्योर कि कल उठ के आपकी जॉब चली जाए तो आप हेस्ट में गलत डिसीजन ना ले ले। जी। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अमन को ये करने की जरूरत है कि अमन को एक मेडिकल इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। ओके। ये मैं 2 या 3 इंटरेक्शंस में पास्ट में भी कह चुका हूं, पर ये क्योंकि बहुत जरूरी है मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। 99% ऑफ इंडिया इज 1 हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 5 साल धीरे धीरे करके जो पैसा जमा किया है वो कितना कम पड़ जाएगा अगर घर पे किसी को हॉस्पिटलाइजेशन आ गया तो। Very true. तो एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस जरूरी है। ये 2 करने के बाद, और बाय द वे ये बहुत सस्ते हैं,
यानी अगर अमन 25 साल का है, राइट, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, तो एक 25 लाख का कवर, राइट, मुझे नहीं लगता 10,000 से ज्यादा रुपए में आएगा. ओके, तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं है अगर उसके पास 60,000 रुपया महीने का डिस्पोजेबल इनकम है तो, राइट. अब मान लीजिए ये हो गया, उसके बाद क्योंकि अमन के पास कोई रेंट का खर्चा नहीं है, कोई ईएमआई नहीं है, कुछ भी नहीं है, अमन को मैं कर रहा हूं वो करना चाहिए. 70% पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अमन पैसा कमा रहा है पर गरीबी में जिएगा. अमन अगर 60,000 रुपए कमा रहा है तो 18-20,000 रुपए खर्चा करे खुद पे, क्योंकि लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है. आप सब पैसा इन्वेस्ट कर दोगे और 60वें साल पे 10 करोड़ हो जाएगा, क्या करोगे उस 10 करोड़ के जब आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं करेगी. जी बिल्कुल. तो आई बिलीव इन अ वेरी बैलेंस लाइफ. आप करो खर्चा 18-20,000 महीना, पर अगर बाकी का पैसा आप अगर इन्वेस्ट करोगे, राइट, तो बेस्ट तरीका है एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए. राइट, सिंपलर द इन्वेस्टमेंट्स द बेटर इट इज. पर एक चीज जो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं करते, राइट, एसआईपी स्टार्ट करने के बाद, वो है स्टेप अप. जब अमन की सैलरी 2 साल बाद या 3 साल बाद काफी ज्यादा होगी उससे, तभी भी अगर वो आज वाली इन्वेस्टमेंट करेगा ना, तो 10 साल बाद उसे रियलाइज होगा कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ है ना, वो पैसा उसकी करंट लाइफस्टाइल 10 साल बाद वाली लाइफस्टाइल के हिसाब से कम है. जी. तो हर साल अमन को अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी है, उसकी इनकम बढ़ रही है उतनी तेजी से. तो वो 70% का जो नंबर है, वो जो स्प्लिट है, वो मेंटेन करना है. Yes. कि इंक्रीज सैलरी का भी 70% आपको इन्वेस्ट करना है. एब्सोल्युटली. और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमन के पास कोई ईएमआई का खर्चा नहीं है, कोई रेंट का खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, शादीशुदा भी नहीं है, तो कर ही सकता है. क्यों नहीं कर पाएगा? ये जो बाइंग एंड रेंटिंग का जो डिबेट है, इट्स नेवर एंडिंग, एंड आई थिंक इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड, जहां पे वन पेरेंट सेज कि घर खरीदना है एंड वन सेज कि नहीं. कैन वी एक्सप्लोर दैट मोर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कि विच मेक्स मोर सेंस, बाइंग और रेंटिंग? Let me start with the disclaimer. I have bought a house. While I'm going to explain to you कि रेंट क्यों बेटर है, प्लीज अंडरस्टैंड ये पर्सनल फाइनेंस है, राइट. तो यहाँ राइट या रॉन्ग कुछ नहीं है. आई मीन उस सेम क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो भी राइट है, मेरा भी आंसर राइट है, राइट. बट मैथमेटिकली क्या सही है? मैथमेटिकली रेंट लेना सही है. क्यों? बेसिक नंबर, मान लीजिए आपको एक करोड़ का घर खरीदना है, तो घर खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? घर खरीदने के लिए आपको 20 लाख रुपए का डिपॉजिट देना पड़ेगा. ओके, और फिर आप 80 लाख रुपए का लोन लेंगे. अब आपने 80 लाख रुपए का लोन लिया आज के इंटरेस्ट रेट पे, तो आपको रफली 68,000 रुपीज की ईएमआई आएगी. अब आप 68,000 की ईएमआई आप 20 साल तक भरोगे, 240 महीना. ओके, इसके अलावा अगर मैं रेंट करता हूं, तो जैसे मैंने आपको कहा 2-3% रेंटल यील्ड है इंडिया में, राइट. और आप 68,000 ईएमआई देने रेडी हो हर महीना, ठीक है. तो अगर मुझे 1 करोड़ का घर 20,000 रुपए में मिल रहा है, 25,000 रुपए में मिल रहा है, 5% इंक्रीज हो रहा है, फिर भी 68,000 माइनस 20,000, 25,000, 28,000, मेरे पास फिर भी 40,000 रुपया बचेगा हर महीना. तो मैंने अगर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जो मेरा डाउन पेमेंट था, 40,000 रुपए हर महीना दूसरा डाला, क्योंकि बाकी का पैसा रेंट में जा रहा है. 20 साल बाद, राइट, मेरे पास तकरीबन 6 करोड़ रुपया होगा. अब इसके ऑल्टरनेटिव, जो 1 करोड़ का घर था, वो अगर 6% पे भी बढ़ रहा है तो भी 3 करोड़ होएगा 20 साल बाद. तो अगर मैं घर खरीद लेता हूं, उसकी वैल्यू 3 करोड़ है. अगर मैं रेंट पे रहता हूं तो मेरे पास 6.2 करोड़ रुपीस होगा. तो अगर आपको 2% या 3% में उस घर में रहने मिल रहा है, तो आप 8% का लोन लेके उस घर में क्यों रह रहे हो? अब आप कहोगे आपने तो घर लिया. देखिए, पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल. मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि एक घर होना चाहिए, पर इन्वेस्टमेंट के लिए घर मत खरीदिए, क्योंकि उसे बहुत बेहतर ऑप्शन है. बट आई रियली वांट टू टेल दिस, क्योंकि अगर यंग लोग हमें सुन रहे हैं, तो आई विल टेल यू व्हाट माय थॉट प्रोसेस वाज, कि मैंने क्या सोच के घर खरीदा. कभी भी आप यंग हो, घर मत खरीदो. क्यों? अगर आप 25-30 साल वाले हो और आपने घर ले लिया, तो यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मोबिलिटी. मान लीजिए आपको बैंगलोर से ऑफर आया, बॉम्बे से ऑफर आया, गुड़गांव से ऑफर आया, तो आप मूवी नहीं कर पाओगे. इल किल योर रिस्क एपेटाइट. विल यू बी एबल टू डू योर ओन स्टार्टअप?
And when I was young, I Yeah. never bought a house because Yeah. it would have killed my mobility, would have killed my risk-taking appetite, and would have killed my lifestyle. So what should you do? You invest like I explained to you when you are young. Accumulate 40-50% of the house money, right? Through your investments. जिस दिन आपको घर लेना है उसका 40-50% आपके पास इकट्ठा हो गया ना, तब घर लीजिए. क्यों? अगर आपने ये 40-50% डाउन पेमेंट कर दिया तो सबसे पहले आपकी EMI स्लैश हो जाएगी, क्योंकि आपको अब 50,000 बाकी के 50% पे ही लोन चाहिए. इवन इफ बढ़ा हुआ प्राइस है फिर भी आपकी EMI 68 से कम आएगी. 1. सेकेंड, जैसे ही आप करियर में प्रोग्रेस करते हो, राइट, आपकी सैलरी बढ़ेगी. तो आपकी बढ़ी हुई सैलरी पे अब EMI कम है, तो आपके पास बहुत पैसा है आपकी लाइफस्टाइल के लिए. और अगर आपने 10, 12, 15 साल निकाल लिए तो आप करियर में ज्यादा क्लियर हो कि मैं बॉम्बे रहना चाहता हूँ, गुड़गांव रहना चाहता हूँ, बैंगलोर रहना चाहता हूँ, तो आपकी मोबिलिटी भी किल नहीं होगी, आपकी लाइफस्टाइल भी किल नहीं होगी. तो सबसे बेहतर तरीका है जब आप यंग हो, रिस्क ले सकते हो, मोबिलिटी किल ना हो, लाइफस्टाइल किल ना हो, तब इन्वेस्ट करो. एक सर्टेन स्टेज के बाद जब आपके पास 40-50% पैसा आ गया तब घर लीजिए. आपकी मोबिलिटी भी किल नहीं होगी, आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी मैनेज हो जाएगा, आपकी लाइफस्टाइल भी मैनेज हो जाएगी. दिस इज इनक्रेडिबल बिकॉज आई रियलाइज कि रियल एस्टेट या एक घर खरीदने की जब हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बैड डिसीजन, बट आई थिंक ज्यादातर लोग इसको करते गलत प्रोसेस से हैं. करेक्ट. जहां पे वो अपनी पूरी लाइफ की सेविंग दे पुट इनटू दिस वन पीस ऑफ लैंड थिंकिंग दैट दिस इज ऑल दे नीडेड, बट देन लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, आगे जाके इमरजेंसीज आती है, एंड देन यू हैव नथिंग. क्योंकि आप जिस घर में रह रहे हो, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था आपकी नेटवर्थ कितनी है जी, और मैंने उस क्वेश्चन को आंसर करने के पहले कहा था मैं अपने घर को अपने नेटवर्थ में नहीं गिनता. क्योंकि क्या कल उठकर अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो जिस घर में मैं रह रहा हूं उसे बेचूंगा? मोस्ट प्रोबेबली नो, राइट? इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट. मुझे बहुत ही गाली पड़ने वाली इस पॉडकास्ट में इस स्टेटमेंट को लेकर, पर इट्स अ डेड इन्वेस्टमेंट. इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट. It is as good as the gold that typically Indian household buys, right? उसे आप गिनते इन्वेस्टमेंट में हो. पर क्या आपने किसी भी एक फैमिली को ऐसा देखा है इतने आपके सालों के एक्सपीरियंस में जो ये कहता है गोल्ड बढ़ गया चलो ज्वेलरी बेच देते हैं, और जब गोल्ड नीचे आएगा तब खरीद लेंगे? Never. So gold and real estate, the house in which you stay, in my opinion, is emergency planning. It's not an asset. It's not an investment. This is very different from the theory that we keep hearing, but this is how I think. Now it's time for a question that I feel like people like you are probably really tired of hearing. Because I know for a fact, मैंने Google कर रखा है, and I think I know 10 other people who have, कि how to be a crorepati is a question that way too many people Google. Now I'm going to ask from you, how do you be a crorepati in the stock market? My answer is very simple. क्योंकि मैं डायरेक्ट स्टॉक्स ये वो वगैरह नहीं कहता. मेरा आंसर बड़ा सिंपल है. आप SIP कीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे. ओके, कुछ स्टैट्स देता हूं, शायद most people hearing us will practically be able to do this. I know for a fact कि अगर आप इन्वेस्टिंग ढंग से करोगे तो शायद 15-20 साल बाद आपकी एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसा हर साल आपका इन्वेस्टमेंट निकाल कर देगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्यों. मान लीजिए अगर आप 25,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, 12% के अजम्पशन पे 0 to 1 करोड़ पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 14 साल लगते हैं. बट 1 करोड़ से 2 करोड़ पहुंचने के लिए सिर्फ 5 साल लगते हैं. 2 करोड़ से 3 करोड़ पहुंचने के लिए 3 साल लगते हैं. 3 करोड़ से 4 करोड़ पहुंचने के लिए 2.5 साल लगते हैं. और 4 करोड़ से 5 करोड़ पहुंचने के लिए 1 साल 10 महीना लगता है. यानी आप 1 साल 10 महीने में 1 करोड़ रुपया आपके इन्वेस्टमेंट में ऐड कर रहे हो ऑटोमेटिकली. शायद उतनी आपकी एक्टिव इनकम नहीं होगी. तो इन्वेस्टिंग को अगर आप सही तरीके से या सही ढंग से करें तो वो हर साल उतना पैसा बना सकता है जितना आपका एक्टिव इनकम नहीं बना रहा. एंड लाइक यू सेड कि पहला करोड़ बनाने में 14 साल, बट वो जो आखिरी का 1 करोड़ बनाया वो 1 साल में लगा. एंड दैट इज द कंपाउंडिंग दैट हैपेंस बीच में. अमेजिंग.
Thank you so much, Kirtan. That was a brilliant session. And I think I have a lot of takeaways, but मेरे लिए सबसे important ये था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तमीज से करना है, एंड क्रेडिट को किस तरीके से करेक्ट तरीके से मैनेज करना है. That has probably been my biggest takeaways from this lesson. And thank you so much. And how was your experience? I should be thanking you. Thank you so much for having me. I had a great time. और मैं होप कर रहा हूँ कि शायद व्यूअर्स जो हमें सुन रहे मेरी गलतियों से सीख कर मैंने जो गलती की थी वो रिपीट ना करें. थैंक यू सो मच. एंड यू टू, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो. आपका सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या था मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. एंड अब मैं आपसे मिलूंगी अगले ट्यूसडे. अंटिल देन, टेक केयर. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.